आपकी जो अगली प्रश्नावली है वो है आज दो चर वाले रैखिक समीकरण। ध्यान दीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो आपके प्रश्नावली का नाम है वो है क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पहचानेंगे और इसका अर्थ क्या होता है। देखो, इनकी सभी शब्दों में ही लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है दो का अर्थ आप जानते ही हैं, दो चर, इसमें दो चर हो। ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो? दो चर हो और उसके साथ साथ यहाँ रैखिक माने एक, जिनकी घात क्या हो? एक हो। यानी ऐसा समीकरण आप लिखिए जिनमें दो चर होने चाहिए और दोनों चर का घात जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? एक हो। तो उनके द्वारा जो भी समीकरण बनता है तो ऐसे समीकरणों को हम क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे देखिए, हमारा एक चर x है, दूसरा चर हमारा y है। अगर इनको हम जोड़ दिया जाए तो देखिए दो चर वाला रैखिक, दोनों की घात क्या है? एक है और ये बराबर हमने 5 लिख दिया। तो ऐसे समीकरणों को हम क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। देखिए कितने चर हैं इसमें? दो चर हैं, एक x है, दूसरा y। ये कभी आपस में जुड़ेंगे नहीं, इसे दोनों अलग ही रहेंगे। अलग रहेंगे ना? क्या x में अगर y जोड़ेंगे तो क्या x प्लस y से दूसरा कुछ होगा? नहीं होगा ना। अगर जैसे यहाँ x लिख दिया जाए और यहाँ 2x लिख दिया जाए, तब यहाँ देखिए x की घात तो एक है मगर इसमें दो चर नहीं है, क्योंकि इनको जब हम हल करते हैं तो ये 3x बराबर 6 यानी x बराबर 2 आ जाएगा। तो देखिए इसमें x ही अकेला आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं हम कितने चर हैं? दो, एक x है, दूसरा y। ये कभी आपस में जुड़ेंगे नहीं, दोनों अलग ही रहेंगे। इसलिए ऐसे समीकरणों को हम क्या कहते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए इसमें दो चर हैं, एक x है, दूसरा y, और दोनों की घात क्या है? एक है। इसलिए इस समीकरण का नाम क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इसी तरह से चाहे जो भी लिख दीजिए, 3x - 5y बराबर 8, ऐसे भी होते हैं। ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो कहने का मतलब इस तरह के जो भी समीकरण आपको दिखाई देंगे, जो भी समीकरण आपको मिलेगा, अगर आपसे पूछता है कोई कि यह कैसा समीकरण है, तो आप उनका नाम क्या बतलाएंगे? कि दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं इसे। कितने चर वाला? दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो हम अध्याय का जो चैप्टर है उसके बारे में लिखा गया था, यहाँ पर पूछ रहा था, दिया गया था, उसके बारे में हमने आपको बतलाया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हमने समझा, बतलाया आपको कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर होना चाहिए और दोनों चर की घात अगर एक हो तो ऐसे समीकरणों को हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर आगे चलते हैं हम। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप कक्षा 10 में जो है आपको इनको हल करने की 3 विधियाँ बतलाया जाएगा। कितनी विधियाँ? 3 विधि। तीनों विधियों का प्रयोग आप करेंगे और परीक्षाओं में तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो इसके लिए आप क्वेश्चन एक ही है, हल करने की 3 विधियाँ हैं। तो पहला है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि। तो ये जो पहला और दूसरा है, इसके बारे में आप कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ये दोनों तो पुराने हैं, कक्षा 8 में भी मिला होगा आपको, वहाँ पर भी आप इनके माध्यम से समीकरण को हल किए होंगे। एक तीसरा दिया गया है यहाँ वज्र गुणनखंड विधि। ये विधि आपको केवल कक्षा 10 में ही आपको पढ़ने को मिलेगा। हम आपको लेकिन तीनों विधियाँ आपको हम बारी बारी से बतलाएंगे समीकरण के माध्यम से कि विलोपन विधि का कैसे यूज होता है और प्रतिस्थापन विधि का कैसे होता है और वज्र गुणनखंड विधि कैसे होता है। तो हम तीनों को आपको बारी बारी से, देखो तीनों का कैसे लगाया जाता है, तीनों की विधि क्या है, तीनों को अलग अलग कैसे निकाला जाता है, हम एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों विधि बताएंगे। उसके पश्चात हम आपको प्रश्नावली के माध्यम से हर एक प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र को बारी बारी से क्वेश्चनों को हम हल करके आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। देखिए जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिख लिया एक उदाहरण के तौर पे, जैसे x + y बराबर यहाँ 5 है और दूसरा है 2x - 3y बराबर यहाँ 4 दिया गया है। कितना दिया गया है? 4। तो ये देखते हैं आप, यहाँ पर आपको एक समीकरण ये दिख रहा है, दूसरा समीकरण ये दिख रहा है। इसमें भी दो चर हैं और इसमें भी दो चर हैं और दोनों की घात क्या है? एक है। इसलिए दोनों समीकरण कैसे हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण है, जिसमें कह रहा है
दिए हुए समीकरणों को हल करके x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले इन समीकरणों को लिखते हैं। लिखने के पश्चात इनका हम नाम दे देते हैं कि यह समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है, 2 है। इनका नाम रख देंगे ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो हमने ये पहला समीकरण था इसलिए इसका नाम पहला दे दिए, ये दूसरा समीकरण था इसलिए इसका नाम मैंने दूसरा दे दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसको पहला ही क्यों माना गया, इसको दूसरा ही क्यों माना गया। कोई भी आप पहला लिख सकते हैं तो उसको पहला लिखेंगे, कोई अगर आप दूसरा नंबर पर लिखते हैं तो उसको हम दूसरा लिख सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं होता है आगे पीछे लिखने से। अब देखो हम सबसे पहले आपको कौन सी विधि बता रहे हैं, विलोपन विधि। हमने आपको पहला नंबर बता रहे हैं, कौन सी विधि, विलोपन विधि। अब देखो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बहुत ही सरल होता है। ज़्यादातर बच्चे कभी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने को कहते हैं तो सदैव आप देखते हैं कि विलोपन विधि से ही वो हल करते हैं, क्योंकि सबसे सरल जो होता है समीकरणों को लगाने में, सबसे सरल विधि कौन है, विलोपन विधि है। और इस सबसे सरल विधि यही है। अगर जहाँ पर ये ना लिखा जाए, अगर सिर्फ ये दिया जाए कि दिए हुए समीकरणों को हल करके x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो बच्चे क्या करते हैं, उस समीकरण को हमेशा विलोपन विधि से ही ज्ञात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल होता है। इसे ज़्यादातर यूज इसी का किया जाता है। तो देखिए इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि विलोपन विधि कैसे ज्ञात किया जाता है। इस विधि के माध्यम से हम x और y का मान कैसे निकालते हैं। देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास 2 चर हैं। कितने चर हैं, 2, एक x है, दूसरा हमारा y है। तो इनमें हम सबसे पहले ये करेंगे, देखेंगे क्या x या y के गुणांक बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हम सबसे पहले या x या तो y के गुणांक को हम बराबर करते हैं, तब उनके चिन्हों के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इनके गुणांकों को देखेंगे, चाहे x का देखेंगे चाहे y का, चाहे जो, लेकिन दोनों को आपको बराबर नहीं करना है। x या y में से किसी एक के गुणांक को हमको सबसे पहले बराबर करना होता है। तो जैसे अगर कोई लड़का x को बराबर करना चाहता है तो यहाँ पर इसका गुणांक 1 है और यहाँ पर इसका गुणांक 2 है। अगर कोई लड़का y के गुणांक को बराबर करना चाहता है तो यहाँ पर देखते हैं y का गुणांक यहाँ पर 3 दिया गया है और उसमें जो है y का गुणांक, यहाँ पर देखिए y का गुणांक 1 दिया गया है, यहाँ पर y का गुणांक 3 दिया गया है। चिन्ह नहीं देखेंगे। अगर कोई लड़का y के गुणांक को बराबर करना चाहता है तो 1 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 1 के 3, तो ये बराबर हो सकता है। अगर कोई लड़का x के गुणांक के बराबर करना चाहता है तो यहाँ पर 1 है, 2 1 के 2 अर्थात 2 से गुणा करना होगा। तो दोनों में से कोई एक नियम को अपनाएंगे, दोनों को साथ नहीं लगाएंगे। तो अगर हम y को बराबर करना चाहते हैं समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे, 3 से। अगर x के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं तो हम समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो हम मान लीजिए y के गुणांक को बराबर करते हैं तो हम समीकरण में क्या करेंगे, 1 में किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो यहाँ पर लिखते हैं, जो करते हैं यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ लिखेंगे आप समीकरण 1 में किससे गुणा करने पर, 3 से। 3 से गुणा करने पर, यहाँ पर बच्चों ध्यान समझेंगे, एक सवाल अगर आप समझ लेंगे तो विलोपन विधि से चाहे जैसा समीकरण दिया जाए आप आसानी से उसको सरल कर सकते हैं। सिर्फ वीडियो को ध्यान से आप इसको पूरा देखेंगे, पूरा देख के आप समझ लेना। तो मैंने क्या किया, y के गुणांक को बराबर कर रहे हैं तो समीकरण 1 में किससे गुणा कर रहे हैं, 3 से। तो देखिए 3 से गुणा करने का अर्थ ये, कभी कभी बच्चे ये सोचते हैं कि हम तो y के गुणांक को बराबर कर रहे हैं तो इस 3 का गुणा केवल y में होगा। ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने लिखा क्या है, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारा पूरा है, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर इसका अर्थ ये है कि समीकरण 1 के प्रत्येक पद में हमें 3 से गुणा करना है, क्योंकि मैंने यहाँ ये नहीं लिखा है कि y के गुणांक में 3 से गुणा करना है, हमने ये लिखा है कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करना है। तो क्वेश्चन को आप समझकर तो हम लिखे क्या है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 हमारा पूरा है। इसका मतलब है सभी में आप 3 से गुणा करके तब आप लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 है तो 3x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस चिन्ह वही रहेंगे, 3y और बराबर 3 5 15।
तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया, 3 रख दिया गया। जैसे जैसे समीकरण बढ़ते जाएंगे उसका नाम ऐसे नंबरिंग द्वारा और रोमन में इस तरह से आप बढ़ाते जाएंगे 1 2 3 4 5। अब जब मैंने यह गुणा करके लिख दिया, लिखने के पश्चात देखिए क्या ये दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए। 3y यहाँ है, 3y यहाँ है, हो गया ना। जब इनका गुणांक जब बराबर हो जाता है, सबसे पहले हम गुणा के माध्यम से उनका गुणांक बराबर करते हैं। जब उनका गुणांक बराबर हो जाता है तो जिस गुणांक को हम बराबर करते हैं उसी का चिन्ह देखिएगा। लड़के कभी कभी बराबर इसको करते हैं, चिन्ह इसका देखते हैं। और देखिए गलती यहाँ भी बच्चे करते हैं। देखिए इसके सामने ये प्लस, इसके सामने माइनस है। कभी कभी ये 2x वाले को समझ लेते हैं, लेकिन किसी भी पद का जो चिन्ह होता है वो सामने वाला होता है, पीछे वाला नहीं होता है। तो इसका मतलब इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, इसके सामने प्लस है। चिन्ह जो सामने होता है वही लिया जाता है। तो जब हम देखेंगे कि 3y जब बराबर हो गया तो उनका सम्मुख जो चिन्ह रहता है वही देखते हैं। अगर चिन्ह समान हो, समान मतलब दोनों एक ही चिन्ह हो, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो आप सदैव घटाने पर लिखेंगे, ये याद रखिएगा। अगर दोनों का चिन्ह समान है तो घटाने पर लिखेंगे। अगर दोनों का चिन्ह में विपरीत हैं, यानी कहानी विपरीत मतलब एक धन है और एक ऋण है, तो आप सदैव जोड़ने पर लिखेंगे। तो सवाल इस तरह से आपको हल करना है। तो देखिए यहाँ पर समान होने का मतलब ये है कि जैसे दोनों माइनस ही दिया गया है तो भी आप घटाने पर लिखेंगे। अगर दोनों का चिन्ह प्लस ही दिया गया है तब भी आप घटाने पर लिखेंगे। अगर एक का चिन्ह प्लस है और एक का चिन्ह माइनस है तो आप सदैव जोड़ने पर लिखेंगे। ये नहीं कि ऊपर वाला ऋण है तो नीचे वाला धन है तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं। कोई भी हो, चाहे नीचे वाला धन हो चाहे ऊपर वाला धन हो, चाहे नीचे वाला ऋण हो चाहे ऊपर वाला ऋण हो, एक प्लस हो तो दूसरा माइनस होना चाहिए। ऐसी कंडीशन पे हम विलोपन समीकरणों में क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। और दोनों का चिन्ह अगर एक ही है, मतलब दोनों या तो ऋण दिया गया है या तो दोनों धन ही दिया गया है, तो आप सदैव क्या लिखेंगे, घटाने पर। ये जरूर याद रखिएगा। तो हम देखते क्या है इनका चिन्ह, एक धन है और एक माइनस है, यानी एक प्लस है और एक माइनस है, तो हम क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो कौन कौन लिखेंगे, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर। क्या करने पर, जोड़ने पर। तो हम दोनों को उतार कर तब जोड़ेंगे ताकि कहीं कोई गलती ना हो। तो 2x माइनस 3y दिया है बराबर यहाँ 4। ये तीसरा समीकरण हमारा है 3x धन 3y बराबर किसके हैं, 15 के हैं। तो ऐसे लाइन खींच देंगे। जोड़ने पर तो नीचे का चिन्ह बदलता नहीं, लेकिन घटाने पर जो लिखा जाएगा तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ लिखेंगे घटाने पर तब तो नीचे का चिन्ह बदलेंगे। अगर यहाँ पर लिखा गया है जोड़ने पर तब तो आप नीचे का चिन्ह बदलना नहीं है। तो हमने जोड़ने पर लिखा है तो चिन्ह नहीं बदलना है। देखिए ये समान है, चिन्ह में विपरीत है, ये कट गया। यहाँ पर 3x, यहाँ पर 2x, दोनों का चिन्ह धन है तो जुड़ जाएंगे। 3 2 5x बराबर 15 में 4 जोड़ेंगे, 15 4 कितना हुआ, 19 हो गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि x बराबर हमारा आ गया 19/5। ये हमारा किसका मान है, x का मान है। किसका मान है, x का मान है। देखिए हमने ज्ञात कर लिया x मान कितना है, 19/5। अब इसके बाद हमें क्या करना रहता है, ये देखना है, क्योंकि हमें दोनों का मान ज्ञात करना है, x और y दोनों का। तो हमने देखा कि x मान ज्ञात कर लिया। अब हम y को जब मान ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हमें करना क्या है, तो इस x का मान, आपके पास 3 समीकरण है, 1 2 3, जितने भी समीकरण हैं चाहे जिसमें आप रखेंगे सभी में रख सकते हैं। चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में। x मान रख कर आप पक्षांतर करके y का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आप x का मान वही रखिए जो आपको देखने में एकदम सरल हो, ताकि आपको आसानी से उसको सरल कर सकें और सरलतम रूप से आ सके। तो देखिए हम समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि सबसे सरल यही दिख रहा है। यहाँ लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर जिसमें रखना हो वहाँ पर वही समीकरण आप लिखेंगे। तो हम 1 में रख रहे हैं तो 1 में 1 लिखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 देखो हमारा यहाँ पर दिया गया है x, तो x जगह क्या लिखेंगे, 19/5 और धन y बराबर किसके, 5 के। तो हम पक्षांतर करेंगे तो 5 ये उधर जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, -19/5। इसका बटा 1 लिख ही सकते हैं। तो y बराबर 1 और 5 का लासा 5 होता है।
तो 5 पचम 25 माइनस 19 हो जाएगा। तो y बराबर 25 में 19 घटा देंगे, 15 में से 9 गए 6 और यहाँ यानी 6 बटा कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 6 बटा 5 आ गया। तो यही पूछ रहा था कि दिए हुए समीकरणों में x और y का मान ज्ञात कीजिए। किस विधि से? विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से। इस तरह से आप ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान सबसे सरल विधि है। कौन विधि? विलोपन विधि। तो देखिए मैंने जब x और y का मान ज्ञात कर लिया तो आप तो लगा लिए, आप संतुष्ट होने के लिए कि हमारा सवाल सही है या गलत, इसके लिए आप उत्तर का जांच भी कर सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, कन्फर्म हो जाए कि जो मैंने सवाल को लगा कर आए हैं पता नहीं सही है या नहीं। इसके लिए हम देखो यहाँ जांच कर देते हैं कि हमारा ये जो समीकरण को हमने हल किया है ये हमारा सवाल सही है या गलत। इसके लिए आपके पास जितने भी समीकरण हैं उनमें से किसी एक समीकरण में x और y का मान रखेंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही है। अगर बराबर नहीं आते हैं तो जान लीजिए कहीं न कहीं हमने कोई गलती किया है। तो आप मुड़ कर देख कर अपना सुधार कर सकते हैं ताकि आपका सवाल गलत ना होने पाए। तो आप उत्तर की जांच जरूर करेंगे। तो देखिए x का मान हमारा कितना है 19 बटा 5 है और धन y का मान है 6 बटा 5 बराबर 5। देखो इसको हल करते हैं। इनका हर समान है, अंश जुड़ जाएगा। 16 9 25 होता है बटा 5 बराबर 5, 5 पचम 25 यानी 5 बराबर 5 आ गया। तो देखिए दोनों पक्ष क्या है? बराबर है ना। दोनों पक्ष क्या हैं? बराबर हैं। जब दोनों पक्ष बराबर आ गया इसका मतलब जो मैंने समीकरण को लगाया है वो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कर सकता है। अब आप संतुष्ट हो गए, आप क्लियर हो गया कि हमारा सवाल जो लगा कर आए हैं वो सही है। तो ये है विलोपन विधि ज्ञात करने का तरीका, विधि जो बताया गया है। इस तरह से जब भी आपको कोई सवाल विलोपन पूछता है तो इस तरह से आप उसको सरल कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप इसको इस तरह सरल करेंगे। देखिए हम दूसरा मेथड आपको बता रहे हैं। देखिए ये पहली विधि हमने आपको बताया। एक ही सवाल में देखो सभी विधि बताएंगे ताकि आपको लगे हाँ सभी सवाल को किसी भी विधि से अगर लगाते हैं तो उसका आंसर एक ही आता है, चाहे जो विधि आप अपनाएंगे। इसलिए हम एक ही क्वेश्चन में तीनों विधि बताएंगे। अब दूसरी विधि क्या है? हमारा विस्थापन विधि। कौन सी विधि है? विस्थापन विधि। इसमें क्या करते हैं? देखो विलोपन विधि को आप जान गए। अब देखो दूसरा विधि है आपका विस्थापन विधि। विस्थापन नहीं था, सॉरी, प्रतिस्थापन है। सॉरी, यहाँ कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि। देखिए पहला विधि हमने आपको कौन सी विधि थी? विलोपन। अब दूसरी विधि आपका क्या है? प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। अगर क्वेश्चन में कभी दे दे कि दिए हुए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो जब ये विधि आपको आएगा तभी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने लिख दिया है कि दिए हुए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अगर आपने विलोपन लगा दिया सवाल तो आपका सही माना जाएगा, सही है, आंसर सही है, x और y का मान तो सही है, मगर जो विधि उन्होंने दिया है उस विधि से आपने नहीं लगाया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए सभी विधि को जानना जरूरी है। तो देखिए हमने आपको विलोपन विधि आपको बताया गया पूरा। अब हम जो हैं आपको प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से x और y का मान ज्ञात करने का देखो विधि हम आपको बतला रहे हैं। इसके लिए आपको सदैव सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपको करना क्या रहता है? x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में ज्ञात करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों में से कोई एक, या तो x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे या तो y का मान x पदों में ज्ञात करेंगे, चाहे जो ज्ञात करिए आप। तो जैसे दिया है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 2 देखो समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, तो अगर हम यहाँ से x बराबर निकालना चाहते हैं तो 5 माइनस वाई होगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि में दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण लेंगे, चाहे पहला चाहे दूसरा। ध्यान दीजिएगा,
चाहे पहला लेंगे चाहे दूसरा, तो उसको लिखेंगे जिससे लेना चाहते हैं। हमने किससे ले रहे हैं? समीकरण 1 से। तो हमने लिख दिया कि समीकरण 1 से क्या दिया गया है? x + y = 5। इसमें आपको करना क्या है? x का मान y पदों में या तो y का मान x पदों में सबसे पहले आपको ज्ञात करेंगे। तो देखो मैंने x का मान y पदों में पक्षांतर करके निकाल लिया गया है, तो इसका नाम मैंने रख दिया क्या? समीकरण 3 रख दिया। क्या रख दिया? समीकरण 3। अब हम ये मान लेते हैं कि x का मान हमारा आ गया, ये मान कर चलते हैं कि x का मान हमारा कितना आ गया? 5 - y। तो यही x का मान अगर आप समीकरण 1 से निकाले हैं तो आप 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकालते हैं तो उसका मान आप 1 में रखेंगे। ऐसा नहीं कि 1 से लगाओ 1 ही में रख दें, ये गलत है। आपको क्या करना है? अगर समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करते हैं तो आप x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, अगर आप 2 से ज्ञात करते हैं तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ऐसा आपको करना है, ये ध्यान में रखना है। तो हमारा x मान आया है किससे? समीकरण 1 से। तो हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये ध्यान में रखना है। अगर हम समीकरण 1 से हल करके x का मान निकालते हैं तो हमें कहाँ रखना है? 2 में। अगर हम 2 से हल करके x का मान निकालते हैं तो कहाँ रखना है? 1 में। ये विशेष ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, कभी कभी 1 से निकालते हैं और एक ही में रख देते हैं सरल देखने की वजह से, तो उनका सवाल गलत हो जाता है। तो अगर आप समीकरण 1 से हल कर रहे हैं तो किस में रखना है? 2 में। अगर आप 2 से हल करते हैं तो किस में रखना है? 1 में। ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो हमको x का मान कहाँ रखेंगे? 2 में। तो देखो कैसे रखते हैं, यहाँ पर 2 है, 2 लिखेंगे गुणित x का मान हमारा क्या आया है? 5 - y, फिर माइनस यहाँ क्या दिया गया है? 3y, और यहाँ पर बराबर किसके दिया गया है? 4। अब यहाँ देखो रख दिया गया है। अब इसको आप सरल कर सकते हैं। तो 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 2 × 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर किसके हैं? 4 के। अब इसको देखो सरल करेंगे, पक्षांतर करेंगे, ये देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका होता है? माइनस का। 2y में 3y जोड़ेंगे तो 5y बराबर 4। 10 को उधर ले जाएंगे, -10। तो यहाँ पर -5y बराबर 10 में से 4 घटा देंगे 6, लेकिन 10 बड़ा इसलिए माइनस, और ये माइनस से माइनस कट गया। तो y बराबर आप क्या लिखेंगे? 6/5। देखिए हमारा y का मान कितना आया? 6/5। इसके पहले देखिए जो हमने विधि बताया था आपको विलोपन विधि में, उसमें भी देखे थे कि y का मान कितना आया था? 6/5 आया था। तो देखिए विधि दोनों का अलग है, लेकिन आंसर दोनों का एक ही आ रहा ना। तो आप इस तरह से सभी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सबसे आंसर एक ही आएगा। जब हमारा y का, देखो यहाँ अभी ये पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हम सिर्फ y का मान निकाले हैं और इसमें x और y दोनों का मान पूछ रहा है। जब हमारा y का मान आ गया यहाँ पर, तो हमें x मान निकालना है। तो x के लिए क्या करना है? जैसे विलोपन में कहीं भी रख सकते थे, लेकिन इसमें सभी जगह नहीं रख सकते हैं आप। यहाँ पर y का मान आप सदैव 3 में ही रखेंगे। कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए, अगर आप विलोपन में क्या होता था, कहीं भी रख सकते थे, लेकिन प्रतिस्थापन में आप कहाँ रखेंगे? केवल सदैव आप समीकरण 3 में रखेंगे, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यह ध्यान में रखना है आपको लगाते समय प्रतिस्थापन को। तो किस में रखना है आपका? 3 में। तो देखिए हमारा समीकरण 3 यही दिया गया है, x बराबर 5 - y है। यहाँ पर 5 माइनस, देखो y का मान हमारा कितना आया है? 6/5। तो यहाँ पर 6/5 लिख दिया गया, क्योंकि y का मान कितना है? 6/5। इसका हर कुछ नहीं, आप 1 मान सकते हैं। तो एलसीएम द्वारा आप लगाएंगे तो 5 × 5 = 25 माइनस, और यहाँ पर 6, तो x बराबर 25 में 6 घटाएंगे 19/5। तो देखिए दोनों आंसर हमारा आ गया। x का मान 19/5 और y का मान 6/5। यही मान हम इसके पहले जब लगाए थे, कौन सी विधि? विलोपन विधि में, तो x और y का मान देखिए वही आया था। आप लगातार दोनों सवाल हम बताए हैं, आप देख सकते हैं कि उसमें भी x मान 19/5 आया था और इसमें भी देखो x मान 19/5 आया है। तो दोनों में एक ही मान है, लेकिन दोनों की विधि क्या है? अलग अलग। अब इसमें भी हम चेक करेंगे कि हमारा सवाल सही है या गलत। इसकी परीक्षा जरूर जांच कर लेंगे, उत्तर की जांच, ताकि आप संतुष्ट हो जाएं जो हमने सवाल को लगाया है
ये हमारा सवाल सही है या गलत। तो उत्तर जांच कर लेंगे आपको, तो आपको संतुष्टि हो जाएगा कि हमने जो सवाल को लगाया है वो सही है। तो इसके लिए आप समीकरण 1 में x और y का मान रखेंगे, रखने के पश्चात अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो हमारा सवाल जो लगाए हैं वो सही है। तो देखिए हम रखते हैं समीकरण 1 में x बराबर क्या पाया गया है 19/5 है, और देखिए y का मान कितना है 6/5 और बराबर 5 है। इनका हर समान है तो अंश को जोड़ देंगे, 19 में 6 जोड़ेंगे 25/5 बराबर 5, 5 पचम 25, यानी हमारा देखो 5 बराबर 5, यानी दोनों पक्ष क्या है बराबर आ गया। जब हमारा दोनों पक्ष बराबर आ गया तो हमको क्या हो गया, इससे पता चल गया कि हमारा सवाल क्या है सही है। अगर ये दोनों पक्ष बराबर ना आए तो मान लीजिए कि हमारा सवाल गलत है। आप उसको मुड़ कर देख कर आप जाँच कर लेंगे गलती कहाँ है, सुधार कर सकते हैं, और नहीं तो आप छोड़ चले आएंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सभी सवालों को प्रतिस्थापन विधि से ऐसे ज्ञात कर सकते हैं।